जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गलतफहमी। देख ले अच्छी तरह से बबलू, फिर ना कहना कि मैं देख नहीं पाया। वही जो कोने में खड़ी है, अपनी बहन से बातें कर रही है। यह सुन मैं शर्मा गया और सिर झुका लिया। मेरी बुआ मेरे सिर पर चपत मारकर मुस्कुराकर चली गई। मैं शुरू से ही बहुत शर्मीला और लड़कियों से दूर भागने वाला था। हालांकि मैं को एजुकेशन में पढ़ा था और कॉलेज में मेरे दोस्तों की कुछ गर्लफ्रेंड्स भी थीं, जो कि हमारे ग्रुप में अक्सर उनके साथ आती भी थीं, परंतु मैंने कभी किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद मेरी दीदी आई, बोली, बबलू तूने देख लिया ना? मैं ताऊजी से जाकर हाँ कर दूं? मैंने सर झुकाकर हाँ में हिला दिया। यह देख दीदी मेरे गालों को थपथपाकर ताऊजी की ओर चली गई। आज मैं अपने दूर के रिश्ते के चाचा के यहाँ शादी में आया था। यहाँ पहले से ही तय था कि मुझे लड़की दिखाई जाएगी, क्योंकि मेरी यही एक शर्त थी। मेरे ताऊजी लड़की के घर पर जाकर लड़की देखने से सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि यदि लड़की पसंद न आई तो लड़की की और उसके माँ बाप की इज्जत खराब होती है। इसलिए यह तय किया गया कि चाचा के यहाँ उनकी बेटी की शादी में मुझे लड़की दिखाई जाएगी। अब जब मैं राजी हो गया तो सबके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। इधर चचेरी बहन की शादी में अब मैं मंडप में ही आसपास बैठने के लिए उत्सुक रहता था। वजह थी वही लड़की। मेरी चचेरी बहन जिसकी शादी थी, वह लड़की उसकी पक्की सहेली थी और मेरी बहन अपनी सहेलियों से घिरी रहती थी। अब मैं उससे बातें करने के लिए मौका ढूंढ रहा था। इधर शायद वह लड़की को भी पता चल गया था कि मैं उसे देखने आया हूँ, इसलिए वह मुझे कोई मौका ही नहीं दे रही थी। मैं अपनी जुगाड़ में लगा था। जब शादी के विदा की तैयारी हो रही थी और मैं दूल्हे के पास खड़ा हुआ, वहां बारात की विदाई के समय होने वाले नाश्ते की प्लेट लगा रहा था, तभी मैंने देखा वही लड़की मेरे पास आई और इधर उधर देखते हुए मुझसे बोली, प्लीज़ मुझे आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं मौका मिलने पर आपसे बात करूंगी। मैं तो यही चाह रहा था। मैंने अपना नंबर जैसे ही उसे दिया, वह वहां से चली गई। अब मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे और वापस घर आकर मैं उससे बात करने के लिए उत्सुक था। हम लोग जब अपने घर आ गए तो दीदी ने माँ को खुशखबरी दी, क्योंकि माँ शादी में नहीं जा पाई थी। कारण था छोटे भाई के बोर्ड के एग्ज़ाम। ताऊजी ने पापा से कहकर लड़की वालों को यहाँ कहलवा दिया कि हमें लड़की पसंद है, आप शादी की डेट निकलवा लीजिए। लड़की के घर वाले बहुत खुश हुए और शाम को ही उनका फ़ोन आ गया कि शादी की डेट 2 हफ्ते बाद की तय है। मैं तो अब दिन रात उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, पर फ़ोन नहीं आया। तो मैं मन ही मन निश्चय किया कि ठीक है, आने दो अब उनको यहाँ, मैं भी उनको अच्छे से मज़ा चखाऊंगा तब। अब हमारे घर में जोर शोर से तैयारियां होने लगी। छोटे भाई का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। घर में शादी का माहौल भी बन गया था। दीदी भी अपनी ससुराल जाकर माँ के साथ रोज़ बाजार जाकर घर में कुछ ना कुछ सामान लेके आ रही थी। मुझको भी एक दिन ज़बरदस्ती साथ में ले गई और बहू की ज्वेलरी पसंद करवाई। साथ ही मेरे लिए भी शेरवानी आदि खरीदी गई। अब मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस अपने ऑफिस जाने लगा था। दीदी और माँ पीछे पड़ी हुई थी कि अब तो छुट्टी ले लो और यहाँ तैयारियों में हाथ बटाओ। मैंने भी 15 दिन की छुट्टियों का एप्लीकेशन दे दी, जो मंजूर हो गई। अब मैं भी शादी की तारीख से 4 दिन पहले शादी की तैयारियों में हाथ बांटने लगा। एक एक दिन काटना मेरे लिए मुश्किल था। आखिर वह बहुप्रतीक्षित दिन भी आ गया, जिस दिन मैं सेहरा बांध अपने सपनों की रानी को भंवरे डाल अपने साथ लाने चला। मेरा मन खुशी से उछल रहा था, पर घर के बुजुर्गों की वजह से मैं शांत दिख रहा था। खैर, शादी हो गई और वह दिन भी आ गया जब कार में मेरे बगल में घूंघट डाले हुए मेरे सपनों की रानी बैठी हुई थी। पर हाय रे मेरी किस्मत, मेरे साथ ही गाड़ी में आगे ताऊजी बैठे हुए थे और हम दोनों के बीच में मेरा छोटा भाई। बड़ी मुश्किल से मैं पूरी रास्ते सब्र किए बैठा रहा। घर आते ही जब सारी रस्में हुई, तब मुझे चैन मिला कि चलो अब तो मेरी प्रतीक्षा खत्म हुई। पर कहाँ, अभी तो देवी पूजन भी बाकी था। इतना सब्र किया तो कुछ और देर सही, यही सोच में शांत रहा। इधर दीदी और जीजाजी मुझे छेड़े जा रहे थे, पर मैं बिना कुछ कहे चुपचाप मुस्कुरा रहा था। कभी कभी तिरछी नज़र में घूंघटे में झांकने की कोशिश भी करता था। वहां तो कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती थी। चलो इतना सब्र किया तो थोड़ा और, सोच में जाकर कमरे में लेट गया। आखिर वह घड़ी आई गई जब मेरी भाभी के साथ घूंघट में छमछम करती मेरी उर्वशी ने कमरे में कदम रखा। भाभी मेरी ओर देख हंसकर बोली, लो संभालो भैया अपनी अमानत, पर बेचारी को ज्यादा परेशान मत करना, बहुत थकी हुई है। यह कहकर भाभी ने बाहर निकल किवाड़ भेड़ दिए। तब मैंने किवाड़ों की सांकल बंद कर उनको देखा।
वे कमरे में कोने में सिमटी सी खड़ी थी। मैंने उनसे बैठने को कहा, पलंग के किनारे सिकुड़ी सी बैठ गई। यह देख मुझे हंसी आई। मैंने कहा, रीता जी आज इतना क्यों शर्मा रही हो? मैं कोई अपरिचित तो नहीं? उस दिन तो आपने बड़ी हिम्मत की थी, मुझसे मिलने आ गई थी और फ़ोन नंबर भी मांग लिया था, फिर आज इतनी शर्म क्यों? यह कहकर मैंने उसका घूंघट हटाया। मुझे एक करंट सा लगा। मैं पलंग से उठकर गुस्से से बोला, तुम्हारे घर वालों ने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी जगह तुम्हारी दूसरी सुंदर लड़की दिखा दी। मैं इस शादी को नहीं मानता। यह कहकर वह गुस्से से किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। मुझे बाहर आता देख हॉल के सभी मेहमान की निगाहें मुझ पर उठ गईं। यह देख मैं सीधा माँ के कमरे में जाकर माँ से बोला, माँ यह कितना बड़ा धोखा है। दूसरी लड़की को दिखाकर जाने किसको मेरे पल्ले बांध दिया। यह तो वह लड़की नहीं जो मुझे दिखाई थी। यह सुन माँ तो मेरा मुंह देखती रह गई। तभी दीदी कमरे में आई और बोली, क्या तमाशा लगा रखा है बबलू? मैंने खुद तुमको ये लड़की दिखाई थी। अब मैं दीदी से भी उलझ गया। क्या कह रही हो दीदी? मैं तो दूसरी लड़की के लिए हाँ की थी। ये सुनकर दीदी ने मेरे गाल पर चांटा मारकर कहा, तो क्या मैं झूठी हूँ? मुझे ऐसा पता होता कि मेरा भाई मुझे झूठी बनाकर सबके सामने मेरा अपमान करेगा तो मैं कभी बीच में ना पड़ती। माँ, आपने कहने पर शादी हो गई है चाचा जी के यहाँ, मेरा तो मन ही नहीं था। यह कहकर दीदी रोने लगी। माँ अब मुझसे बोली, देख बबलू, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब घर की लाश तेरे हाथों में है। भगवान की मर्जी या किस्मत मान ले, इसी में हम सबकी भलाई है। अभी तो बात हमारे बीच में, यह ताऊजी या किसी को और को पता चल गया तो बवंडर मच जाएगा। यह कहकर माँ मेरे सामने झोली फैला दी। अब मैं क्या करता? मैंने दीदी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा, दीदी क्या अपने इस नालायक भाई को माफ़ी नहीं दोगी? यह सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगा लिया। बोली, सोच जरा बबलू, इस समय उस बेचारी का क्या दोष जो ससुराल में कदम रखते ही इतने बड़े हादसे से गुजर रही है। अब कमरे में जाकर उसे समझा और आगे बढ़, इसी में हम सबकी भलाई है कि यह बात और किसी को पता न चले। यह सुनकर मैं पानी पीकर वापस जब कमरे में आया तो देखा मेरी दुल्हन पलंग के एक ओर सो गई। मैंने उसे जगाना उचित न समझा और खुद भी दूसरी ओर सो गया। सुबह जब आँख खुली तो देखा मेरी नवविवाहिता अर्धांगिनी नहाकर आईने के सामने मांग में सिंदूर लगाने जा रही थी। मैंने आगे बढ़ उसके हाथ से सिंदूर ले उसकी मांग सजा दी और उसका माथा चूम लिया और बोला, कल रात को भूल जाओ, मेरा वादा है, मैं तुम्हें आजीवन शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। यह कहकर मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी बहन ने आपसे क्या कहा, परंतु आपका फ़ोन नंबर लेकर वह मुझसे इतना बोली थी कि देखना, तू ससुराल पहुंचेगी तब जीजा तुझे देखकर बहुत खुश होंगे। मैंने तेरी तारीफ के पुल जो बांध दिए हैं उनसे। यदि आपको अब भी मुझसे शिकायत है तो मैं वापस चली जाऊंगी, पर मैं अपना स्वाभिमान छोड़ किसी की दया के सहारे यहाँ नहीं रह सकती। यह सुन मैंने उसे अपने पास खींचा और बोला, अरे यार, सब भूल भी जाओ ना रात की बात, मैं कान पकड़ता हूँ। मुझे कान पकड़ते देख वह भी हंस दी। अब मुझे वह संसार की सबसे सुंदर स्त्री लग रही थी।